उनको बोला जाता था सिल्क रूट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम उनका नाम सिल्क रूट ही क्यों था? ये जो फूड हमें बहुत अपने से लगते हैं ना, तो 500 साल पहले तक जो हमारे एंसेस्टर्स थे इनके बारे में जानते ही नहीं थे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज सोनिया, योर सोशल साइंस मेंटर, and today we are going to start our history chapter number 3, the making of global world। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इसका सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट है, टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक, बस यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। हो गए ना बहुत खुश? अरे वाह, चलो कोई चैप्टर तो है जो बहुत छोटा है ना, जिसमें बहुत ही कम पार्ट आ रहा है। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड बना। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। क्लियर? तो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आप देखिए कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक, ये किस तरह से श्रैंक हो गया, ग्लोबलाइजेशन जिसकी आज हम बात करते हैं। बट यहां पर हम एज अ हिस्ट्री में कैसे बना, ठीक। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम जो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं हाई प्रोफाइल के माध्यम से। सो जो हाई प्रोफाइल है वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी भविष्य में जानकारी देगा। पेरेंटल गाइडिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट, ओके, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बहुत कुछ। तो बच्चों, ये साथ हमारा हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। बच्चों, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, है ना, आज हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है ना, वी आर लाइक फैमिली। तो ये जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो कैसे हुआ? जो जैसे आज हम सभी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसकी हिस्ट्री में, पास्ट में कैसा था? तो पास्ट में ये नहीं था कि जैसे कि लोग, अब उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज थी, रीजन्स थे, वो सब कनेक्टेड थे। ठीक, और ये कनेक्शन जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और हम इसमें बात करेंगे कि आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उससे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, कैसे ट्रेड होता था। हम डिस्कस करेंगे सिल्क रूट क्या है, ठीक है, किस तरह से लोग जो है वो आपस में कनेक्ट हुए, कैसे डिस्कवरीज हुई न्यू कॉन्टिनेंट्स, न्यू रीजन्स की, उसका क्या इंपैक्ट हुआ। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं क्या, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले, प्राचीन, वो कैसा था? क्लियर? तो जब अब आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो एमर्ज हुआ है, जिसमें सभी कंट्रीज दे आर इंटर कनेक्टिंग विद ईच अदर, विद द ट्रेड, है ना, विद द पीपल, ओके, विद द कैपिटल। आज हमारा लेन देन होता है, हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज। तो ये सिर्फ इतना ही पुराना नहीं है कि 50 इयर्स पहले जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ प्रोसेस, वो नहीं है। एंशिएंट टाइम में भी, क्योंकि आज से, यानी कि इट इज डेटेड बैक बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, उससे पहले भी लोग जो थे वो कनेक्टेड थे। वो कैसे कनेक्टेड थे कि एंशिएंट टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो पिलग्रिम्स होते थे, वो ट्रैवलिंग करते थे। ठीक है, कौन कौन ट्रैवलिंग करता था उसमें? ट्रैवलर्स, यात्री, ठीक, ट्रेडर्स जो बिजनेस पर्सन्स होते थे, प्रीस्ट यानी कि रिलीजियस स्कॉलर, क्या, पिलग्रिम्स लोग तीर्थ यात्रा के लिए, है ना, तीर्थ यात्री, उनको पिलग्रिम्स बोला जाता है। तो वो ट्रैवल करते थे बहुत दूरी तक। किसके लिए? पर्पस क्या था? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, या एस्केप परसिक्यूशन, यानी कि जिनको सजा मिल जाती थी, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, राजा ने कहा, तो वो वहां से भागकर कहीं और चले जाते थे। समझ में आया? तो ये पर्पस था जिसके लिए पीपल ट्रैवल करते थे। अब जो ये ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, ये जाते थे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं कि रात को सोए, सुबह उठे और चले गए। तो ये अपने साथ क्या क्या लेकर जाते थे? ये गुड्स लेकर जाते थे, मनी लेकर जाते थे, और ना सिर्फ ये, वैल्यूज लेकर जाते थे, स्किल्स लेकर जाते थे, अपने आइडियाज, अपने इन्वेंशंस, और जर्म्स एंड डिजीजेस। जर्म्स एंड डिजीजेस, हाँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना, कोविड, तो कहां से शुरू हुआ? चाइना से, और फिर धीरे धीरे कर फैल गया। तो किसके थ्रू आया? लोगों के थ्रू ही आया ना, पीपल के थ्रू आया। तो ऐसे ही
बहुत पहले भी, यानी कि एंशिएंट टाइम में भी लोग जो थे जब वो ट्रैवल करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते थे? वो अपने साथ ये सब लेकर जाते थे। और इसके एग्जाम्पल हमें मिलते भी हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, जब उन्होंने एक्सपेशन किया, खुदाई की, और आपको पता है बच्चों, हमारे इंडिया में वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 3000 BC, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, तब थी, तब भी क्या होता था? तब भी ट्रेड होता था, कोस्टल ट्रेड, जो कोस्टल एरियाज है, ठीक, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को किससे लिंक करता था? वेस्ट एशिया। और वहां की सिविलाइजेशन का नेम क्या था? मेसोपोटामिया। ओके, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो भी प्रेजेंट डे में बच्चों ईरान और इराक है ना, वहां पर उस टाइम कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। तो वहां पर हमें क्या मिला? हमें कॉडीज मिली। ओके, कॉडीज मिली जो मालदीव से होकर, इंडिया होकर, चाइना होकर, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये हमें एविडेंसेस मिले हैं। और ना सिर्फ ये, मैंने जैसे आपको बताया कि ना हमें सिर्फ गुड्स और मनीज और एक्सपेशन में ये मिला है, इवन डिजीजेस भी, इनके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि 17th सेंचुरी में लोग जो थे वो किस तरह से जर्म्स और डिजीजेस से क्या करते थे? दूसरे देश पर हमला करते थे। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो किस तरह से उस टाइम भी कनेक्शन था, पीपल कनेक्टेड थे, तब भी ट्रेड होता था, है ना, ट्रैवलर्स मूव करते थे, प्रीस्ट करते थे। अगर आपको याद हो तो आपने ह्यूएन त्सांग, फा हैन, ये जितने भी स्कॉलर्स थे, तो हमारी इंडिया की जो फेमस यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, जानते हैं आप इनके बारे में? यहां पर पढ़ने आते थे। ठीक, तो हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि किस तरह से जो वर्ल्ड था वो इंटर कनेक्टेड था। ठीक बच्चों, अब ये जो ट्रेड होता था वो किसके थ्रू होता था? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट्स थे, एंशिएंट रूट्स थे, वो कौन सा रूट था? सिल्क रूट्स। ठीक है, सिल्क रूट्स, जो किसको लिंक करता था? पूरे वर्ल्ड को लिंक करता था। ठीक है, अब ये जो सिल्क रूट था, ये एक प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चर लिंक प्रोवाइड करवाता था बिटवीन द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अब सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं था बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है, जो बहुत सारे रूट्स थे जो हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किए, ये लैंड के थ्रू भी थे और सी के थ्रू भी थे। ठीक है, तो लैंड एंड वाटर बोथ, इनके थ्रू जो डिस्टेंट, दूर जो जगहें थी वो आपस में कनेक्टेड थी, और उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था सिल्क रूट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम उनका नाम सिल्क रूट ही क्यों था? बे खाली क्या सिल्क ही ट्रेड होता था? तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन रूट्स को सिल्क रूट इसलिए नाम दे दिया गया, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो रूट थे, ये जो रोड थे, है ना, वो सिल्क से बने हुए थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका रीजन ये है कि उस टाइम तक सिर्फ चाइना के पास टेक्निक थी सिल्क प्रोडक्शन की, उसकी मोनोपोली थी, है ना, सिल्क बनाना और कोई नहीं जानता था, और चाइना का जो सिल्क था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसकी डिमांड थी, तो वो एक मेन कॉमोडिटी हुई। उसके अलावा चाइना की पोट्री, इंडिया के स्पाइसेस, मसाले, इंडिया का क्लोथ, कॉटन, मसलिन, ये सब भी ट्रेवल करता था। लेकिन इसका जो नेम है सिल्क रूट, ये किसके इंपॉर्टेंस को बताता है कि चाइनीज सिल्क, चाइना जो सिल्क प्रोड्यूस करता था, और उसके अलावा बहुत सारे कार्गोस, अलग सामान भी, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉटरी, स्पाइसेस, मसलिन, क्लोथ, ये सब भी इस रूट में जाता था। तो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे आइडेंटिफाई सेवरल सिल्क रूट्स, है ना, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सेवरल सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो लैंड पर भी थे और सी पर भी थे, जो एशिया को कनेक्ट करते थे यूरोप से और नॉर्थ अफ्रीका से। ठीक है, जैसे कि ये जो रूट्स थे, और ये एग्जिस्टेड करते थे सिंस बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक, और ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी तक इनका इंपॉर्टेंस था। तो 15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ ऐसा? 15th सेंचुरी के बाद वास्को डे गामा, कोलंबस, इन्होंने बहुत सारे ओशियनिक रूट्स को डिस्कवर कर लिया, अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, है ना, पीपल जो था उनको वे मिल गया, तो इन रूट्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कर कम होने लगी। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर ये था कि जो सिल्क रूट थे, दे आर नोन सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा से लेकर 15th सेंचुरी तक इनकी इंपॉर्टेंस थी, और इसी रूट से जो चाइनीज पॉटरी थी, है ना, वो ट्रेवल करती थी, टेक्सटाइल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्पाइसेस, क्लियर। और ऐसा नहीं है भाई सिर्फ जाता था, वहां से आता भी था, वो हमसे ये चीजें खरीदते थे, और बदले में हमें क्या देते थे? बदले में हमें देते थे प्रीशियस मेटल, सोना, चांदी,
ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, जितने भी जेम्स होते हैं, प्रेशियस मेटल्स होते हैं, वो यूरोप से एशिया आते थे। तो समझ में आया बच्चों? इस तरह से जो सिल्क रूट था वो वर्ल्ड को लिंक करता था, है ना। ये जो रूट है इसको मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये वाला मैप देखिए, है ना। ये जो रूट है यहाँ आप देख सकते हैं, ये चाइना से होते हुए, है ना, ये होते हुए ईरान, इराक, अरब पेनिनसुला, यहाँ से होते हुए कहाँ जाता था? यूरोप में जाता था, ठीक है। और ये फिर कनेक्टेड था, ये इंडिया आ गया, ठीक है। यहाँ से इधर चाइना इधर चला गया, इधर अरब पेनिनसुला। तो इस तरह से बहुत सारे रूट्स थे। और ये सी रूट्स, इनको भी सिल्क रूट्स बोला जाता था, ठीक है। ये कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कनेक्टेड थी विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो बच्चों ये थे सिल्क रूट। ये सिल्क रूट का मैप आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो लैंड और सी पे रोड थे, इसमें कनेक्टिविटी होती थी। यहाँ से, है ना, गुड्स जा रहे हैं, यहाँ से फ्लो हो रहा है। फ्लो किसका हो रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिल्क, पॉटरी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल। फ्लो ऑफ पीपल, लोग जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट होकर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्लो ऑफ कैपिटल, आपको एग्जांपल दिया ना, कॉडीज, शीसेल, जो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ मालदीव से होती हुई, यहाँ से होती हुई कहाँ तक पहुंच गई? चाइना तक पहुंच गई। समझ में आया? फ्लो ऑफ कैपिटल। तो ये था मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड कि एंशिएंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी इस तरह से जो ये सिल्क रूट थे, डिफरेंट सिल्क रूट्स थे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं हिस्टोरियंस के थ्रू। समझ में आया बच्चों? तो ये था कि ये रूट्स थे, ये किस तरह से कनेक्ट करते थे। क्लियर? अब जैसे आप देखिए, ये एक केव पेंटिंग है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो रूट्स है, बीच में आपको यहाँ माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये लोग हैं, है ना, हॉर्सेस पे, कार्ट्स में, और ये किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पार्ट में ये जा रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहा है पूरा। क्लियर? तो सिल्क रूट ट्रेड, ये एक चाइनीज केव पेंटिंग है। चाइना की एक केव में ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग जो थे वो क्या करते थे? कल्चर, ट्रेड मतलब सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज नहीं होता था, कल्चर भी एक्सचेंज होता था। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, कैसे हो सकता है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिल्क रूट, सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस क्या थी। क्लियर? तो यहाँ पे अब कल्चर कैसे ट्रेवल करता था, आपको पता है कि जितनी भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, ओके, मुस्लिम प्रीचर्स, तो ये सब इन्हीं रूट्स के थ्रू कहां पर आए? इंडिया में आए, या अलग और दूसरे पार्ट्स में गए। ओके, ऐसे ही बुद्धिज्म इंडिया से एमर्ज हुआ, इंडिया से एमर्ज हुआ ना, बुद्धिज्म कहां से एमर्ज हुआ? इंडिया से एमर्ज हुआ, और फिर वो स्प्रेड हो गया ईस्टर्न इंडिया में, और उसके बाद दैट इज द म्यांमार, श्रीलंका। तो ये सब, ये इंपॉर्टेंस है सिल्क रूट की, कि सिल्क रूट में किस तरह से कि सिर्फ ट्रेड ही नहीं, कल्चर भी एक्सचेंज होता था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली द सिल्क, पॉटरी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, दीज गुड्स, बट कल्चर ऑल्सो। तो ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। इसको जस्टिफाई करने के लिए तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों चीजें एक साथ चलती थी। और अब आप देखिए, उसके साथ साथ क्या ट्रेवल करता था? उसके साथ ट्रेवल करता था फूड, ठीक है, फूड, स्पैगेटी, ठीक है, स्पैगेटी, यानी ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ क्या ले जाते थे? जो न्यू क्रॉप्स होती थी, दूसरी जगह जाकर वो उसको इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है। सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं कि क्रॉप्स ले गए, वहां पे प्लांट्स लगाए, रेडीमेड फूड, रेडी फूड स्टफ, क्या ये भी कॉमन ओरिजिन, यानी इनका जो ओरिजिन एक कॉमन होता था लेकिन वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में नहीं था। तो जैसा आपको पता है कि जो चाइना है ना, तो चाइना में इन्वेंट हुए थे नूडल्स। तो नूडल्स ट्रैवल करके गए, चाइना से कहां गए? चाइना से वो यूरोप गए, और वहां जाकर क्या बन गए? स्पैगेटी, ठीक है। मुंह में पानी आया? पसंद है ना नूडल्स, ठीक है। तो नूडल्स भी जो थे उनका ओरिजिन चाइना में था, और चाइना से ट्रेवल कर वो ईस्ट से वेस्ट में गए। क्लियर? ऐसे ही जो अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता ले गए, ओके, एशिया से कहां पर? सिसिली। सिसिली जो है एक किंगडम का नेम है जो अभी एट प्रेजेंट इटली में है, ठीक है। और फिर ये वो वहां गया, तो उससे पहले वहां के लोग नहीं जानते थे 5th सेंचुरी से पहले से। तो इस तरह से फूड भी ट्रेवल करता था। और अभी बहुत सारे ऐसे कॉमन फूड हैं, जैसे कि पटेटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज। तो ये जो है अबाउट 5 सेंचुरीज एगो, आज से 500 साल पहले तक हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं जानते थे। अरे
ये तो हमारे ही हैं, बिना आलू के तो मैम कोई सब्जी नहीं बनती है। नहीं बच्चों, बट ये सही है। ये जो फूड हमें बहुत अपने से लगते हैं ना, तो 500 साल पहले तक जो हमारे एंसेस्टर्स थे इनके बारे में जानते ही नहीं थे। जब कोलंबस ने डिस्कवर किया किसको, अमेरिका को, तब ये वाले जो फूड्स थे वो स्प्रेड हुए। समझ में आया? तो ये जो फूड्स थे सिर्फ कहां तक थे, यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद ये एशिया में आए। ठीक है, और कैसे आए यूरोप और एशिया में? क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने एक्सीडेंटली, एक नेविगेटर थे, इटली के नेविगेटर थे, 1492 में उन्होंने एक्सीडेंटली, यानी कि वो जाना कहीं और चाहते थे, जाना चाहते थे चीन, पहुंच गए जापान। नो नो नो, ये चीन नहीं जाना चाहते थे, जापान है, ये जाना चाहते थे वेस्ट इंडीज और पहुंच गए ये अमेरिका। समझ में आया? तो एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कौन से कॉन्टिनेंट को, अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, और फिर उस टाइम और उसके बाद उसी कॉन्टिनेंट का नेम हो गया अमेरिका। ठीक है, ये हो गया अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। तो उसको कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया। और इसीलिए तो 500 साल पहले तक तो हमारे जो पूर्वज थे उनको पता ही नहीं था कि आलू क्या होता है, ग्राउंडनट क्या होता है, मक्का, टोमेटो, चिलीज। सबसे ज्यादा चिलीज हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं थे। तो ये फूड ने भी ट्रेवल किया। ठीक है, और फूड दूसरी जगह जाकर उसका नेम चेंज हो गया, जैसे नूडल्स का नेम स्पैगेटी हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मजा आया आपको जानकर? आपको जानकारी मिली कि कैसे था, कैसे हुआ कनेक्टिविटी, है ना? आज तो आप सब एक गूगल करते हैं, सब पता लग जाता है। ठीक है, कहाँ का कौन सा फेमस फूड है, कौन सा कल्चर है। बट उस टाइम ये थ्रू द ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट जो जाते थे, वो अपने साथ लेकर जाते थे इन चीजों को, और वहां जाकर वो उसको क्या करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। समझ में आया बच्चों? तो ये था। एंड अब आप देखिए, आपने कभी सोचा है कि कोई क्रॉप कभी भी किसी के लिए लाइफ और डेथ का एक माध्यम बन सकती है? लेकिन ऐसा हुआ। कहां हुआ? आयरलैंड में, और उसे बोला जाता है द आयरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, अब ये आयरिश पोटैटो फेमाइन क्या था? जो आयरलैंड है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, आप जानते हैं। यहाँ के जो गरीब लोग थे वो क्या करने लगे, जब वहां पे पोटैटो, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जैसा मैंने आपको बताया पिछले टॉपिक में कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया था और इसको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। तो ये पोटैटो जो क्रॉप थी, है ना, ये बहुत ही इंट्रोडक्शन किया वहां पर हम्बल पोटैटो का, यानी बहुत ही लार्ज स्केल में वहां पे पोटैटो का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक, तो आयरलैंड के जितने भी पुअर पीसेंट्स थे वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटोज पर कि जब उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई मिड 1840s में, तो 100,000 ओके, हजारों लोग मर गए। किससे? भूख से, स्टार्वेशन, भूख से। ठीक, और इसी स्टार्वेशन, भूख की वजह से जो वहां पे डेथ हुई, उसे क्या बोला जाता है? आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा सकता है, एज अ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पिक्चर भी दिया हुआ है, इस पिक्चर को भी डिपिक्ट करने के लिए क्या डिपिक्ट किया गया है, तो इसमें आयरिश पोटैटो फेमाइन, कि जब वहां पर आलू की फसल पूरी तरह से खराब हो गई तो वो लोग इतने डिपेंडेंट थे कि उनके पास और कुछ खाने को ही नहीं था। तो कई हजारों लोग मर गए और कई हजारों लोग वहां से दैट इज माइग्रेट हो गए, माइग्रेट होकर और दूसरे हिस्सों में चले गए। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक कोई क्रॉप भी लोगों के लिए, पीपल के लिए, उनके लाइफ और डेथ का मीन्स बन जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द आयरिश पोटैटो फेमाइन, इसे हम बोलेंगे आयरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रैवल करता था कल्चर, और किस तरह से फूड एक्सचेंज हुए, और उसके बाद जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, मीन्स वो धीरे धीरे क्या होने लगा? श्रैंक होने लगा। श्रैंक का मतलब क्या है? ऐसा नहीं सिकुड़कर पतला हो गया या डिस्टेंस कम हो गई। ठीक, अब क्या होने लगा? जो पहले डिस्टेंस बहुत, यानी जैसे मैंने आपको बताया जो अमेरिका था, अब वो जो कॉन्टिनेंट पूरा था वो बिल्कुल अलग था, अलूफ था, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसे खोजा और वहां पर उन्होंने देखा तो कनेक्टिविटी हो गई। तो बेटर कनेक्टिविटी की वजह से क्या हुआ कि जितने भी यूरोपियन सेलर्स थे, वो वास्को डी गामा हो, जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप से इंडिया का ओशियन रूट डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब जो वेस्टर्न ओशियन को वो क्रॉस करने लगे अमेरिका तक, और इससे पहले जो अटलांटिक ओशियन था वो इतना बिजी ओशियन नहीं था, क्योंकि लोगों को उस टाइम उसका रूट ही नहीं पता था। लेकिन जब कोलंबस गए इटली से अमेरिका, ओके, वास्को डी गामा आए अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए। ठीक, तो उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ओशन था सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज बिफोर, वो कौन सा था? हमारा
इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे जो बहुत बिजिएस्ट रहता था ये, जिसमें गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, ये सब क्या होते थे, दैट इज एक्सचेंज होते थे थ्रू द इंडियन ओशियन रूट। ठीक है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो सेंटर में था, है ना। आपको पता है कि इंडिया का जो लोकेशन है, ये देखिए इंडिया का जो लोकेशन है यहाँ पर है इंडियन ओशियन, और इधर ये वेस्ट में चाइना से कनेक्टेड है, इधर ये अरब पेनिनसुला है, अफ्रीका है, तो यहाँ से जो रूट होता हुआ यहाँ तक आता है। तो ये जो इंडियन ओशियन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में था और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था सभी नेटवर्क का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर यूरोपियंस की एंट्री होती है, वो इधर अफ्रीका से होते हुए सीधा इंडिया तक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंड किया उन्होंने, इसीलिए प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, श्रैंक हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे श्रैंक हो गया 16th सेंचुरी के बाद में, तो इसका रीजन यही है क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज की गई बाय द यूरोपियन सेलर्स, उन्होंने बहुत सारे रूट्स को डिस्कवर कर लिया, तो वर्ल्ड की अब कनेक्टिविटी और ज्यादा हो गई। उससे पहले एक सिल्क रूट था, मैंने आपको बताया ना सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस 15th सेंचुरी तक की रही, उसके बाद धीरे धीरे इसलिए कम होने लगी क्योंकि यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट्स, बहुत सारे सी रूट्स को डिस्कवर कर लिया था। तो वेस्टर्न ओशियन से वो क्रॉस करके उन्होंने न्यू कॉन्टिनेंट भी डिस्कवर कर लिया था, और इसकी वजह से अब जो था वो न्यू लैंड्स को डिस्कवर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवरी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, एंड ऑफ द, तो 16th सेंचुरी से जो अमेरिका का वास्ट लैंड था, बहुत बड़ा लैंड था, वहां पर एबंडेंट क्रॉप्स, बहुत ज्यादा क्रॉप्स, मिनरल्स, यानी कि रिच, अमेरिका जो था वो रिच इन रिसोर्सेस में बहुत रिच था। और उसकी वजह से जो यूरोपियंस थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनकी लाइफ भी चेंज हो गई, है ना। वो अब रिच होने लगे क्योंकि वहां से उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, यानी एग्रीकल्चर में रिच था, मिनरल्स में रिच था। ठीक है, तो वहां से वो क्या लेकर आते थे, प्रेशियस मेटल्स लेकर आते थे, स्पेशली सिल्वर माइन से, जो प्रेजेंट डे जो अभी पेरू और मैक्सिको है। और इससे यूरोप की वेल्थ जो थी, यूरोप के पास जो पैसा था और जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो अब वो उस पैसे का क्या करेंगे जो अमेरिका से ला रहे हैं, तो उन्होंने उस पैसे को एशिया के साथ ट्रेड करने में लगा, यहां से हमसे वो सब चीजें खरीदते थे। ओके, तो ऐसे ही स्टोरी है, एक फेबल्ड सिटी, है ना, कहानियों में है। आप सबको याद ही है KGF, किस किस की फेवरेट मूवी है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो KGF यानी कि जो कोलार गोल्ड फील्ड है, ऐसे ही ये था कि साउथ अमेरिका में, ठीक है, कि साउथ अमेरिका में ये स्प्रेड हो गया कि वहां पे बहुत बड़ी फेबल्ड वेल्थ है, यानी गोल्ड सिटी है। ये देखिए सोने का शहर है। अब इसको ढूंढने के लिए जितने भी यूरोपियंस थे, है ना, वो पोर्तुगीज हो, जर्मन हो, ब्रिटिशर्स हो, फ्रेंच हो, उन्होंने एक्सपीडिशन, खोजी दल भेजे, जाओ और खोज के लाओ कहाँ है ये, है ना। ये जो कहानियों में हम सुनते हैं सोने का शहर, इसको खोदो, उसको खोजो, है ना, खोदो नहीं, खोदो बाद में, पहले खोजो फिर खोदो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीडिशन भेजे गए, सर्च ऑफ एल डोराडो, सबको याद है ये वर्ड, है ना, एल डोराडो, यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। तो ऐसा कहानियों में था कि साउथ अमेरिका में कहीं सोने का शहर है, तो बहुत सारे एक्सपीडिशन सेंड किए गए जस्ट टू डिस्कवर कि वेयर दिस सिटी, ओके, दैट इज लोकेटेड ओवर देयर। तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां के रिसोर्सेज की, और उसी रिसोर्सेज की वजह से जो यूरोपियंस थे वो बहुत ज्यादा क्या बन गए, वो बहुत ज्यादा अमीर बन गए। ठीक है, अब उनको इससे भी कोई शांति नहीं मिली कि ठीक है पैसा आ गया, उन्हें तो सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं चाहिए थे, उन्हें लैंड भी एक्वायर करना था। आपको मैंने बताया था ना कि यूरोप में जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, वो इंपीरियलिज्म बन गई थी। तो यहां पर अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा छोड़ो, हमें तो वेपन्स, एम्यूनेशन, है ना, हथियारों की भी जरूरत नहीं है, हम किससे युद्ध लड़ेंगे अब, जर्म्स और डिजीजेस से। ठीक, तो यहां पे जो पोर्तुगीज थे, ओके, पोर्तुगल जो कंट्री है, या जो स्पेनिश पीपल थे, उन्होंने कॉलोनीज बनाने के लिए, अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, ठीक है, अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए किसका यूज किया, उन्होंने यूज किया जर्म्स का। और वो कौन सा जर्म्स थे, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो सबसे पावरफुल वेपन जो स्पेनिश कॉन्करर ने यूज किया, तो वो कोई मिलिट्री वेपन नहीं था, वो कोई हथियार नहीं थे, ओके, वो कोई तोप नहीं थी, गोला बारूद तलवार, इसका यूज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल पॉक्स एज अ जर्म्स, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग तो इम्यून हो चुके थे, आपको पता है ना, जैसे अभी कोविड हुआ उसके बाद हम इम्यून हो चुके हैं, हमने वैक्सीनेशन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर लेकिन जो अमेरिका के ओरिजिनल
ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे, लोग थे, है ना, जो वहां पर रहते थे, उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? 15th सेंचुरी तक तो वो जानते ही नहीं थे। अमेरिका बिल्कुल अलग था, है ना, ये जो अमेरिका है ये बिल्कुल अलग था यूरोप से, इंडिया से, ठीक है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। तो जब ये कनेक्टिविटी हुई उसके बाद, क्योंकि उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं थी, और इन लोगों ने क्या किया, स्पेनिश पीपल ने ये इन्फेक्टेड पर्संस को अपने साथ ले गए। ठीक है, कहां ले गए? अमेरिका में ले गए, और अमेरिका तो आइसोलेटेड था। ठीक, तो 16th सेंचुरी में इन्होंने एक तरीका निकाला। इन्होंने ये तरीका निकाला कि इस डिजीज को हम लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर ये स्प्रेड हो जाएगी, और उनके पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो ओरिजिनल अमेरिकन हैबिटेंट्स थे, वहां के जो ओरिजिनल नेटिव पीपल थे, उनको खत्म कर दिया और उनका पूरा लैंड क्या कर लिया? हत्या लिया। तो इट इज नोन एज द बायोलॉजिकल वॉरफेयर, है ना, टेक्निक ऑफ द वॉर, जिसमें पर्सन यूज नहीं करता आर्म्स एंड एम्यूनेशन का। जैसे चाइना ने, ठीक है, तो कोविड जो फैलाया, तो वो उसने फैलाया, तो उसमें विदाउट यूजिंग एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बुरी तरह से हिला दिया। तो ये जो था, ये उन्होंने 17th सेंचुरी में किया, मिड 16th सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी में उन्होंने किया, और इस तरह से उन्होंने जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उनकी पॉपुलेशन को वहां से पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक, और ये खुद बहुत ज्यादा वेल्दी बनने लगे। लेकिन आपको पता है, अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा ही होता है। अब यूरोप में क्या हुआ? यूरोप इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, अब 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में पॉवर्टी, गरीबी, ठीक, हंगर बहुत कॉमन हो गया। रीजन क्या था? पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना, सिटीज बहुत क्राउडेड हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, डिजीजेस बहुत फैल रही थी, और मोर ओवर एक रीजन ये भी था कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे। ठीक है, डिसेंटर्स यानी कि जो अपोज करते थे रिलीजन को, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। आपको मैंने बताया था, लोग सजा से बचने के लिए भी भागते थे, ये भी एक रीजन था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे यूरोपियंस भागकर, उनको न्यू लैंड मिल ही चुका था, वो अमेरिका चले गए कि यहाँ तो बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है, रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है, और जो पॉलिटिकल रूल्स हैं वो भी स्टेबल नहीं है, हमें बहुत सजा मिलती है। तो वो लोग क्या करते थे? वहां से भागकर वो अमेरिका चले गए। तो 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ? प्लांटेशन वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका। अब वो अमेरिका गए, तो अमेरिका में तो इतना बड़ा वास्ट लैंड था, ठीक है, वहां पे काम करने के लिए उनको किसकी जरूरत थी? लोगों की जरूरत थी। तो उन्होंने स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया, यानी कि खरीद फरोख्त करना गुलाम की। ठीक है, आपको याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है, तो ये वही चीज है कि 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन जो वर्कर्स थे, तो वो उनको अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ते थे और उनको अमेरिका ले जाकर कॉटन प्लांटेशन, रबर, बनाना, ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस कराते थे। तो धीरे धीरे कर देयर वाज कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से, कि व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली, है ना, क्यों भाग गए यूरोप से अमेरिका? तो ये रीजन था क्योंकि पॉवर्टी थी, हंगर था, सिटीज क्राउडेड थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे, है ना, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स के बीच में चल रहा है, और कोई भी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ बोलता था तो उसको सजा दी जाती थी। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, है ना। यहां पर देखिए, ये जो पिक्चर दिखाया गया है, स्लेव्स फॉर सेल, यहाँ पे देखिए आप, ये स्लेव्स है, यहाँ पे आपको 7 स्लेव्स दिख रहे हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनके साथ में ये 4 विमेन्स भी हैं, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन भी हैं, और ये बायर है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि अरे वाह मैम, स्लेव्स ने भी हैट वेट पहना हुआ है, तो ये अच्छी ड्रेसअप होकर आते थे सामने, ताकि जो बायर है ना, ये बायर है खरीदने वाला, और ये सब है। तो इस तरह से मिस स्लेव्स, ये एक पेंटिंग बनाया गया लंदन में 1851 में पब्लिश हुआ कि किस तरह से स्लेव्स को खरीदा जाता था और फिर उनको प्लांटेशन पे काम करने के लिए अमेरिका भेज दिया जाता था, और ये ट्रायंगुलर ट्रेड भी होता था अफ्रीका के साथ। तो इस तरह से ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, धीरे धीरे कर यानी कि 19th सेंचुरी तक आते आते अब जो पावर थी, यानी पावर, वेल्थ, वो कहाँ शिफ्ट हो गई थी? यूरोप एंड अमेरिका। और जो इंडिया और चाइना जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में रिचेस्ट थे, वो धीरे धीरे कर उनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी और अमेरिका की इंपॉर्टेंस ज्यादा होने लगी। तो बच्चों, ये था बस सिर्फ आपका यही टॉपिक जो आपको पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, की पास्ट में ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।